मिक्स करके क्वेश्चन, यही अच्छा क्वेश्चन है इसमें पूरे मॉड्यूल में, डी ब्रॉगली का खास करके। यहाँ लिखिएगा एन इलेक्ट्रॉन, मैं लिख देता हूँ, आप लिख लीजिए, आप कॉपी में लिख लीजिए। एन इलेक्ट्रॉन in Li2 plus ion make a transition. An electron in Li plus 2 makes a transition, makes a transition, makes a transition from higher state N2 to lower state N1, from higher state N2 to lower state N1, और N1 इक्वल टू 6 दिया हुआ है। द इमिटेड फोटोन, यहाँ बोल रहा है द इमिटेड फोटोन, द इमिटेड फोटोन is used to ionize, is used to ionize an electron in hydrogen atom, used to ionize। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। An electron in Li plus 2 makes a transition from higher state N2 to lower state N1 equal to 6. The emitted photon is used to ionize an electron in hydrogen atom, ionize an electron in hydrogen atom from second excited state, from second excited state, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन ऑन लिविंग द हाइड्रोजन एटम, अगर आप पहला क्वेश्चन इवन नंबर समझे होंगे ना, ये वाला क्वेश्चन भी आप समझ जाइएगा। द इलेक्ट्रॉन ऑन लिविंग द हाइड्रोजन एटम, on leaving the hydrogen atom has a de Broglie wavelength, has a de Broglie wavelength, has a de Broglie wavelength, lambda is equal to 12.016 angstrom. Find the value of N2, और क्वेश्चन में ये दिया है, यूज करना है, कुछ हिंट दिया हुआ है, हिंट लिख देते हैं, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हिंट है एक, वो हिंट ये है 12.016 का स्क्वायरिंग किया हुआ है, और ये दिया है 150 मल्टीप्लाइड बाई 144 और डिवाइडेड बाई 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 11 दिया हुआ है, और उसके बाद कुछ और लिख दिया है, जरूरत तो अपने को है नहीं ऐसे। लैम्डा एंगस्ट्रॉम लिखा है, लैम्डा एंगस्ट्रॉम इक्वल टू रूट अंडर 150 बाई, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया है 150 बाई काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर आप यहाँ पे वी लिख लो 150 बाई वी। इस क्वेश्चन को सोचो, आंसर बताओ क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना मुझसे इवन नंबर, उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है, आप ट्राई करो, सोचो आप, चलो आप ट्राई करो, आप बताओ। एन इलेक्ट्रॉन इन Li+2 make a transition from higher state N2 to lower state N1 equal to 6. The emitted photon is used to ionize an electron in hydrogen atom from second excited state. The electron on leaving the hydrogen atom has a de Broglie wavelength lambda is equal to 12.016 angstrom. Find the value of N2. जैसा क्वेश्चन नंबर इवन था, वही सेम क्वेश्चन ये वाला है। आप इसको ट्राई करके आंसर बताइए, कोशिश करिए सभी लोग।
क्या आंसर आएगा? जोया? An electron in Li plus 2 make transition from higher state N2 to lower state N1 equal to 6. The emitted photon is used to ionize an electron in hydrogen atom from second excited state. From यहाँ लिख लीजिएगा, from FROM ना, second excited state. The electron on leaving the hydrogen atom has a de Broglie wavelength lambda equal to 12.016 angstrom. सोचकर समझकर आंसर दीजिए। जो क्वेश्चन नंबर E1 था वही सेम क्वेश्चन ये है। वहां पे डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने के लिए पूछा था, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाले थे हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल कर। यहाँ पे भी आपको वही करना है। यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ देकर N2 पूछा है, सेम क्वेश्चन है वो, ट्राई करिए। कोई बताएगा कब तक? यस सर, बस 1 मिनट सर, बस निकाल रहे हैं 2 मिनट। बताओ कितना टाइम लोगे? प्रियांशु 11, तुम बताओ।
सर कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, बस कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो जा रहा है लग रहा है। तो चलो सबसे करो फिर। ये तुम लोग सोचोगे कि मैं सोचूं क्या करो बताओ। तुम्हें ना सोचोगे कैसे कैलकुलेशन करोगे। बोलो। नहीं, कुछ बोलोगे तुम लोग नहीं। कोई आंसर नहीं आ रहा, कुछ भी एक्स वाई जेड कोई तो आंसर बोलो यार। सर पूरा क्वाड्रेटिक बन गया है। कैसे होगा। कैसे होगा बताओ, कुछ उपाय है। सर हाँ बोलो। सर 128 का रूट आ रहा है, वो लास्ट 11 के आसपास आ रहा है। नीचे वाला हिंट यूज कर रहे हो कि नहीं। सर यूज कर रहे हैं। यूज करने के बाद कुछ भी नहीं हो रहा है तब। सर ये जो दिया है 150 इंटू 144 अपॉन 13.6 इंटू 11। हम्म। सर सर इसको 150 अपॉन काइनेटिक एनर्जी के इक्वेट कर दे रहे हैं सर, वहां से फिर काइनेटिक एनर्जी निकाल दे रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी निकालने के बाद सर जो हाइड्रोजन एटम की सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, उसकी सर एस्केप के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको निकाल ले रहे हैं, फिर दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, और उसके बाद सर उसको एनर्जी लिथियम आयन की एनर्जी सर जो ट्रांजिशन होगा उससे इक्वेट कर दे रहे हैं। आंसर आ नहीं रहा है। और किसी का छोड़ ठीक है तो और ठीक है, मान लो सही मान लेते हैं। या सही आपने है, लेकिन चलो ठीक है, तो कैलकुलेशन से आंसर नहीं आ रहा है लेकिन। और किसी का कुछ आंसर आ रहा है। सर बोलो। सर मेथड सही है, कहीं कुछ गलत तो नहीं है। अभी तो हम बताएंगे ही, देख लेना। लेकिन जो कैलकुलेशन किए वो देख लो, एक बार चेक कर लो। ओके सर।
और किसी बच्चे का आंसर पूरा एग्जैक्ट कोई आंसर कोई बताएगा? कोई बच्चा एग्जैक्ट आंसर बता रहा है कि नहीं, क्या बताओ? कोई बच्चा एग्जैक्ट आंसर बताएगा कि नहीं? सर 12 आ गया। यस सर, 12 मेरा भी आ रहा है। 12 आंसर सही है, 12 आंसर सही है। चलो देख लो फिर एक बार, 6 बच्चों का आंसर 12 आ गया है, इस वर्धन भी का भी 12 भी है, ठीक है बेटा। चलिए अभी हम आगे बढ़ाते हैं आपको। ठीक है, सही आंसर आ गया आप लोगों का। टाइम बहुत लिया लेकिन आप लोगों ने, नहीं देखो, सर बहुत न्यूमेरिकल थी। Li2 प्लस ट्रांजिशन के लिए आप पहले इसकी एनर्जी निकाल लो, और इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए ये निकाल लो, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। तो इसी से आप काम कर सकते हो। तो सबसे पहले डेल्टा ई निकालो Li+2 का, कितना आएगा 13.6 इंटू 9 इंटू 1/n1² 1/6² माइनस 1/n2², ये आ गया डेल्टा ई तुम्हारा। और आयोनाइज होने के लिए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की आयोनाइजेशन एनर्जी आएगा। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का क्या आएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, वो कितना होगा 13.6 इंटू 1 13.6 Z² इंटू, ये आ जाएगा आपका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है ना, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब 13.6 इंटू 1 इंटू 1/3² हो जाएगा। ये 13.6 इंटू 9 आया होगा, 13.6/9 ये आया है। अब इन दोनों का डिफरेंस इन एनर्जी जो होगा, इन दोनों का डिफरेंस इन एनर्जी जो होगा, वही तो काइनेटिक एनर्जी होगा। देखो इतना इलेक्ट्रॉन, इतना एनर्जी चाहिए मिनिमम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। और आप दे कितनी रहे हो एनर्जी, आप दे रहे हो 13.6 इंटू 9 इंटू 1/6² माइनस 1/n2² दे रहे हो। तो यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी निकालो, पहले क्या करो, काइनेटिक एनर्जी निकालो। तो यहाँ से अगर काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 13.6 इंटू 9 इंटू 1/6² माइनस 1/n2² माइनस होगा 13.6 इंटू 1/9 13.6 इंटू 1/9, और ये आ गया काइनेटिक एनर्जी, किसमें आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो लेमडा डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर हम बात करें, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा, देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होगा, लेमडा जो होगा वो आएगा, लेमडा इज फॉर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 150/v अंडर रूट आएगा ये, और ये है कितना 12.016 है, ये कितना है 12.016, और ये 150, और v की जगह पे क्या रखोगे, पूरा रखोगे नहीं, 13.6 इंटू 9 1/6² माइनस 1/n2² और माइनस 13.6 इंटू 9, और इसका लिखोगे ओवर रूट, अंडर रूट करोगे। अब स्क्वायरिंग दोनों साइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 12.016 का स्क्वायर हो जाएगा ये,
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 150 बाई 13.6 इंटू 9, यहाँ पे 1/9 कर देना, 13.6 बाई 9 था ना ये, 13.6 इंटू 9 इंटू 1/6 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर माइनस 13.6 बाई 9, यही कर रहे होंगे ना, इतना ही तो कर रहे होगे, बोलो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो काइनेटिक एनर्जी इतना ही आ रहा है प्रियांशु? सर मैंने क्वेश्चन उल्टा अप्रोच किया था। उल्टा अप्रोच मतलब आयन तो उसमें माइनस किए थे क्या, किसने? सर मैं हाइड्रोजन साइड से लेके गया था पूरा। अच्छा, तो ये देखो, इलेक्ट्रॉन इन एलाइड टू मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर स्टेट N2 to lower state N1, the emitted photon is used to ionize an electron in hydrogen atom from the second excited state, नहीं यही ना होगा, बोलो बताओ, ठीक है ना? ये देखो, इलेक्ट्रॉन इन एलाइड टू प्लस make a transition from higher state N2 to lower state N1 equal to 6. The emitted photon is used to ionize. जितना भी फोटोन इमिट किया ना, वो आयोनाइज इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ना देख लो एक बार, यही तो कह रहा है क्वेश्चन, फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करने के लिए ये जरूरी हो जाएगा। तो फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड स्टेट से ना, थर्ड स्टेट पे कोई इलेक्ट्रॉन बैठा है, थर्ड स्टेट पे कोई इलेक्ट्रॉन बैठा है, तो इसी को आयोनाइज करने के लिए लेना है ना आपको, यही तो कर रहे होंगे आप, बोलो नहीं, बोलो नहीं समझ में आया? आप लोग कैसे करके आंसर 12 ला रहे हो? सर पहले वोल्टेज निकाले, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी निकलेगा, फिर उसके बाद सर काइनेटिक एनर्जी निकाले, फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट किए। काइनेटिक एनर्जी इतना ही आ रहा होगा ना, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन पे जा रहे हैं हम लोग, लेंदी कैलकुलेशन तो होगा ही, कैलकुलेशन तो थोड़ा सा रहेगा ही। तो आप पहले 12.016 को सॉल्व किए, किसको सॉल्व किए पहले? 12.016 को सॉल्व किए पहले, तो वो भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो 12.016 की जगह पे अब ये रखो, अब ये रखोगे तो 12.016 के लिए आप कितना लिखोगे, 150 मल्टीप्लाइड बाई 144, और ये आ जाएगा 13.6 इंटू 11 इज इक्वल टू 150। थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, तो आप नहीं कह सकते कैलकुलेशन नहीं है। 13.6 इंटू 9, ये आ गया 1/6 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और माइनस आ गया 13.6/9। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये आपको सॉल्व करके n2 स्क्वायर निकालना पड़ेगा। n2 स्क्वायर निकाल रहे होंगे आप, इसी को सॉल्व करके ना n2 स्क्वायर निकाल रहे होंगे, बोलो इसी को तो सॉल्व कर रहे होंगे नहीं? तो इससे कितना आ जाएगा तुम्हारा, इससे आ जाएगा 144, 144 मल्टीप्लाइड बाई 13.6 इंटू 9, 1/6 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर माइनस 13.6/9 इज इक्वल टू 13.6 इंटू 11। देखो ये 13.6 यहाँ से कॉमन ले लो, पहले क्या करो 13.6 कॉमन ले लो, तो कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा 144, 13.6 कॉमन हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 13.6 कॉमन लेकर यहाँ लिखोगे 9/6 स्क्वायर, कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो गया यार, 9/n2 स्क्वायर माइनस 1/9, पूरा का कॉमन ले लो ये, और ये आ जाएगा 13.6 इंटू 11। 13.6 कैंसिल आउट हो गया। अब आप यहाँ सॉल्व कर लो, अभी कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो गया यार, कैलकुलेशन काफी लेंदी था, बड़ा लेंदी कैलकुलेशन है ये। तो इसका कोई और आसान तरीका हो सकता है कैलकुलेशन, कोई और आसान कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग? इसका कोई आसान कैलकुलेशन कर सकते हैं? आसान कैलकुलेशन देखने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कुछ।
इसका आसान कैलकुलेशन कुछ किया जा सकता है? बोलो। हम्म और कुछ आसान कैलकुलेशन कर सकते हो? नहीं लग रहा है। जल्दी कैलकुलेट करने का कोई उपाय तो दिख नहीं रहा है। पूरा ही कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, जल्दी नहीं होगा। ये कैलकुलेशन तो है लेंदी, लेंदी कैलकुलेशन आ ही रहा है, और उपाय भी नहीं है दूसरा। उपाय भी कुछ नहीं सूझ रहा है जिससे कि सोचा जाए। मुझे तो नहीं दिख रहा है भाई, देख लेना तुम लोग कैलकुलेशन, इसके बाद का कैलकुलेशन आपको करना है। कर लोगे? हेलो हेलो। यस सर। नहीं यस किए होंगे कैलकुलेशन आप लोग, कैसे कर लिए? यस सर। 12 जो आंसर है, और इससे आसान कैलकुलेशन किए थे क्या? इससे और आसान कैलकुलेशन किए थे? यस सर भाई, पहले पोटेंशियल निकाल के फिर काइनेटिक एनर्जी निकाल के फिर उसको इक्वेट करके किए थे, थोड़ा सा इससे आसान था। पोटेंशियल मैं भी तो निकाला हूँ, काइनेटिक एनर्जी निकाल के पोटेंशियल ही तो इक्वेट किया हूँ, और लैम्डा इलेक्ट्रॉन का रूट अंडर 150/v ही तो किया हूँ। तो मैंने भी तो वही कैलकुलेशन किया है जो आपने किया होगा। इसको आप सॉल्व कर लोगे? अब आप सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। n2² जो आ रहा होगा देख लेना आप। ये सब आपकी जिम्मेवारी पे मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं तो करने नहीं जा रहा हूँ कैलकुलेशन, ये आप करो। ठीक, ये कैलकुलेशन आप ही करिए, और यहाँ से आप n2 निकालेंगे तो 12 आएगा आंसर। चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। मेरे के लिए आप थोड़ा सा ही टफ कैलकुलेशन आ रहा था, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, कर लीजिएगा, नहीं कर पाइएगा? कर लीजिएगा, नहीं कर दें? सर, हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से n2 जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 12 आ। ये एक तरीका है। देखो अब यहाँ पे हमने भी लेंथी कैलकुलेशन नहीं करा है, शुरुआत में ही थोड़ा सा हमने यहाँ पे वर्क करा है। यहाँ पे आसान कर सकते थे, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन हम कर लेते अगर, तो हमें इधर वाला कैलकुलेशन आसान पड़ता, हम यहीं पे कैलकुलेशन थोड़ा कर लेते, कि और कॉमन लेकर फिर ये करके फिर यहाँ पे हमको यहीं पे कैलकुलेशन मुझे ज़्यादा कर लेना चाहिए, मुझे लगता है। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं ना, उस पर थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करके मुझे आगे पुट करना चाहिए, तो बेहतर रिजल्ट मुझे लगता है कि मिलेगा, जल्दी मिल जाएगा रिजल्ट, और कोई बात नहीं है। और तो कुछ नहीं होने वाला इसमें, लेकिन मेरे हिसाब से वो हो सकता था, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप भी वो कर सकते हो फिर, और क्या, वो आप भी कर सकते हो, वही कर लीजिए आप, सही रहेगा। वहीं पे आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन यहाँ पे ज़्यादा करिए, ज़्यादा कैलकुलेशन यहाँ कर लीजिए, और यहाँ पे पुट जब करिएगा तो ये थोड़ा सा आसान पड़ेगा कैलकुलेशन आपको। बस यही उपाय है आपके पास, और तो उपाय नहीं दिख रहा मुझे, तो देख लीजिए, कर लीजिएगा ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, हेडिंग दीजिए हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको हेडिंग में रखिए, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसमें लिखिएगा, सही बच्चे लिखेंगे। देखो यहाँ पे हेजनबर्ग ने ये कहा कि कोई भी फास्ट मूविंग पार्टिकल है, कोई भी फास्ट मूविंग पार्टिकल है, तो उस समय आप एक ही टाइम पे उसका एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट पोजीशन आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई बहुत फास्ट मूविंग पार्टिकल है, तो उसका मोमेंटम का मतलब ये उसकी स्पीड आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आप पोजीशन देख रहे हैं, मान लीजिए आपने ये देखा कि एक इलेक्ट्रॉन है घूम रहा है, आपने अगर उसका पोजीशन आइडेंटिफाई करा, तो आप उसी समय में उसका स्पीड नहीं आइडेंटिफाई कर पाइएगा, या अगर आपने स्पीड आइडेंटिफाई किया तो आपने पोजीशन आइडेंटिफाई नहीं कर पाइएगा। तो ये हेजनबर्ग का कहना था, और हेजनबर्ग ने पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर को, जितनी बातें जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे वो सर्टेन पढ़ रहे थे, कि एटम एक स्फेरिकल है, ये सर्टेन है, ये सर्टेन ही पढ़ रहे थे ना। बोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या पढ़ रहे थे हम? उसका एटॉमिक, उसमें हम साइज भी बता रहे थे, हम उसमें स्पीड भी बता रहे थे, हम उसमें एनर्जी भी बता रहे थे। इसका मतलब वो क्या था? सर्टेन था या नहीं था? बताओ।
अगर मैं सब कुछ बता रहा था तो इसका मतलब वो सर्टेन था, लेकिन हाइजेनबर्ग ने उस थ्योरी को पूरी तरह से मोड़ दिया और आप समझ लीजिए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो सर्टेनिटी पे चल रहा था वो अनसर्टेन हो गया। मतलब आप जितनी बातें कर रहे थे बोर्स एटॉमिक मॉडल में, तो उसका रेडियस इतना होगा, उसका स्पीड इतना होगा, उससे एसोसिएटेड एनर्जी इतनी होगी, ये सभी बातें ये इन्होंने पूरी तरह से इसको प्रोबेबिलिटी पे मोड़ दिया। मतलब ये जो सर्टेन की बातें कर रहे थे वो पूरी तरह से सर्टेन नहीं था। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक, आप ऐसा कह सकते हो कि एक मुड़ाव है, ये पड़ाव है ऐसा, जहां पे ये बोला गया कि जो एटम के बारे में हम बोल रहे थे कि उसकी ट्रेजेक्टरी एक स्फेरिकल है, उसका रेडियस 0.529 n स्क्वायर बाई जेड होगा। जैसे मैं उसके बारे में बोल रहा था, उसके बाद मैं आपसे ये बोल रहा था तो उसकी एनर्जी इतनी होगी, उसका स्पीड इतना होगा, ये सभी बातें इन्होंने हाइजेनबर्ग ने उसको अलग तरीके से मोड़ दिया। हाइजेनबर्ग के लिए यही बोला जाता है द फास्ट मूविंग पार्टिकल द एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम, या लिखिएगा समझ में आ जाएगा, द एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम, exact position and momentum of fast moving particle cannot be calculated. Fast moving particle cannot be calculated accurately, cannot be calculated accurately, cannot be calculated. The exact position and momentum of fast moving particle cannot be calculated simultaneously, ऐसे लिख लो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, cannot be calculated simultaneously, cannot be calculated simultaneously। देखो एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम फास्ट मूविंग पार्टिकल का आप साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप पोजीशन एक्यूरेट करेंगे तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आएगा, अगर मोमेंटम आप एग्जैक्ट करेंगे, अगर एक्यूरेट करेंगे तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आएगा। तो इसी को बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम of fast moving particle cannot be calculated simultaneously। ओके, तो इसमें हुआ क्या, देखो एक सिंपल सा वे है जिसको आप समझ सकते हो। कोई बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत तेजी का मतलब लाइट की स्पीड से चल रहा है, जिसका स्पीड लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। अगर वो चल रहा है, अगर आप उसकी स्पीड मेजर कर रहे हैं तो उसका पोजीशन नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो आप मोमेंटम देखने की कोशिश करिएगा। अगर इस पोजीशन की मैं बात करूं और मैंने इस पोजीशन पे अगर उसके मोमेंटम को देखा तो क्या मैं उसका पोजीशन लोकेट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो इतना जल्दी तेजी से उस पोजीशन को पार कर जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अगर आप मोमेंटम को खोजने की कोशिश करिएगा तो आपको पोजीशन में अनसर्टेनिटी मिलेगा, और अगर आप पोजीशन में सर्टेनिटी खोजिएगा तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी मिलेगा। तो ये इन्होंने पूरा थ्योरी को प्रोबेबिलिटी की तरफ मोड़ दिया, इस पूरे थ्योरी को किधर मोड़ दिया? प्रोबेबिलिटी के थ्रू मुड़ गया। Exact position and momentum of fast moving particle cannot be calculated simultaneously। तो इन्होंने कहा कि जो डेल्टा एक्स और डेल्टा वी लिया इन्होंने, डेल्टा एक्स को बोला इन्होंने, डेल्टा एक्स लिया उन्होंने, डेल्टा एक्स को बोला अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब कोई भी चीज सर्टेन नहीं है, मतलब अनसर्टेन है वो, उसको आप बता नहीं सकते हो। डेल्टा एक्स को बोला उन्होंने अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी को उन्होंने बोला अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। इसी को दूसरा शब्द में भी लोगों को बोलते हैं, ये दूसरे शब्द में भी एक चीज बोलते हैं, एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन और एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। एरर भी बोलते हैं कुछ लोग, एरर भी आप बोल सकते हो, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। और डेल्टा पी को बोला जाता है एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। और पोजीशन में क्या बोल रहे हैं? एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। तो ये बातें हो गई, डेल्टा एक्स को बोला गया अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और
डेल्टा पी को बोला गया अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन उन्होंने बताया कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ये जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 होता है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन उन्होंने बताया ये ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 होता है। मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, h/4 आएगा। तो इन्होंने बोला था, ये बात एकदम सही भी था। कोई भी जैसे लाइट बीम पड़ रहा है, मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और आप यहाँ पे पोजीशंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। सपोज करिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से लाइट बीम पड़ा और आप इलेक्ट्रॉन को खोजने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या आप इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन देखोगे? इलेक्ट्रॉन घूम भी तो रहा है। जैसे यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है और उधर से आपने क्या किया, लाइट बीम डाला, लाइट बीम, ठीक है, लाइट बीम डाल के आप इलेक्ट्रॉन को खोजने की कोशिश कर रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन को आपने पोजीशन ले, इलेक्ट्रॉन को पकड़ा पोजीशन, तो उसकी स्पीड नहीं देख पाओगे। मोमेंटम एक ही साइमल्टेनियसली दोनों नहीं देखा जा सकता है। अगर आप एक चीज को एग्जैक्ट करोगे तो दूसरा चीज में अनसर्टेन आ जाएगा। अगर एक चीज को आप सर्टेन करने की कोशिश करोगे तो दूसरे चीज में अनसर्टेनिटी आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को आप डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए आपने एक लाइट बीम डाला, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट मूविंग पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है, फास्ट मूविंग पार्टिकल है। और आपने लाइट बीम डाला, ऐसे लाइट बीम डाला तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन तो आइडेंटिफाई हो गया कि ये पोजीशन इतना है। तो क्या आप उसी समय मोमेंटम देख पाओगे उसका कितना है? अगर आपने पोजीशन देखा तो मोमेंटम नहीं देख पाओगे। अगर आपने मोमेंटम देखा, उसका स्पीड देखा, तो वो इलेक्ट्रॉन इतना जल्दी घूम जाएगा कि आप पोजीशन नहीं देख पाओगे। तो इन्होंने इसीलिए बोला कि किसी भी पार्टिकल, फास्ट मूविंग पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। और बोर्स ने तो एग्जैक्ट पोजीशन भी कैलकुलेट किया है और एग्जैक्ट मोमेंटम भी कैलकुलेट किया है। तो इन्होंने इस थ्योरी को पूरी तरह से आगे की तरफ मोड़ दिया। जो आगे जाकर आप पढ़ने जाओगे तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे चला जाएगा, इसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो इन्होंने दो का मल्टीप्लीकेशन बताया। अब आप इसको एनालिसिस भी कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि डेल्टा एक्स में अनसर्टेनिटी 0 है तो देखो डेल्टा पी में अनसर्टेनिटी कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। अगर मैं बोलूँ डेल्टा पी में अनसर्टेनिटी 0 है, डेल्टा एक्स में अनसर्टेनिटी कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा पी टेंड्स टू इन्फिनिटी। डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा पी टेंड्स टू इन्फिनिटी। बात समझ में आ रहा है क्या? तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा पी टेंड्स टू इन्फिनिटी, और डेल्टा पी टेंड्स टू 0 देन डेल्टा एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी को सर्टेन करने की कोशिश करूंगा तो दूसरे में क्या आ जाएगा, अनसर्टेनिटी आ जाएगा। डेल्टा एक्स सर्टेन होगा तो डेल्टा पी इन्फिनिटी हो जाएगा, डेल्टा पी सर्टेन होगा तो डेल्टा एक्स इन्फिनिटी हो जाएगा। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 होगा। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होगा, h/4 होगा। ये बात समझ में आ रहा होगा? बोलो। डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, h/4। अब अगर मान लीजिए डेल्टा पी को हम क्या लिख सकते हैं, देख रहे हो आप, ये वाला दोनों चीजें समझ में आया? किसी एक को सर्टेन करोगे दूसरे में देख रहे हो कितना ज्यादा अनसर्टेनिटी आ रहा है, किसी एक को सर्टेन करोगे दूसरे में अनसर्टेनिटी आएगा। अब डेल्टा पी जो होता है वो होता है m इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी यहाँ पे हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, डेल्टा एक्स इंटू m डेल्टा वी, ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4। ये भी फॉर्मूला लिख सकते हो आप, क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू स्पीड होता है। डेल्टा वी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। डेल्टा वी क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हो जाएगा। डेल्टा वी हो गया अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी और डेल्टा एक्स हो गया अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 सो डेल्टा एक्स इंटू m डेल्टा वी भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 होगा। तो ये है इक्वेशन, इसी से क्वेश्चन पूरे आते हैं। यही दो अब फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है, और एक ही फॉर्मूला आप याद करने से हो जाएगा। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, और डेल्टा पी में अगर कोई स्पीड में दे देगा अनसर्टेनिटी, m डेल्टा वी कर दीजिएगा, बस और कुछ करना नहीं है।
तो समझ में आया क्या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी टाइम पे वन एट अ टाइम हम पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, द एग्जैक्ट पोजीशन मोमेंटम ऑफ फास्ट मूविंग पार्टिकल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड प्रिसाइजली एट सेम मोमेंट ऑफ टाइम। एट सेम मोमेंट ऑफ, साइमल्टेनियसली नहीं भी लिखते तो एट सेम मोमेंट ऑफ टाइम भी लिख सकते थे। तो इसको आप ऐसे लिख सकते थे, द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम of fast moving particle cannot be calculated precisely। precisely का मतलब क्या होता है? accurately at same moment of time। मतलब एक ही मोमेंट पे आप दोनों चीजें नहीं देख सकते, एक ही टाइम पे दोनों चीज आप सही नहीं देख सकते। एक चीज देखोगे सही, दूसरा चीज अनसर्टेन होगा, और कोई भी एक चीज देखोगे दूसरे में अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा आएगा। तो ये बातें हैं, और इसी से क्वेश्चन आता है, साफ क्वेश्चन लिखा रहता है, और इसको पहचानना बड़ा आसान क्वेश्चन भी रहता है। द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दिया रहेगा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम पूछेगा, तो बस आप निकाल देना। जैसे कहेगा, क्वेश्चन कहेगा कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इक्वल टू, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इक्वल टू, मान लो दिया हुआ है 5 × 10⁻³ मीटर। सपोज करो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इक्वल टू 5 × 10⁻³ मीटर दिया है। तो पूछ रहा है देन फाइंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, देन फाइंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ऐसे ही क्वेश्चन करके दिया रहता है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इक्वल टू 5 × 10⁻³ मीटर, देन फाइंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। इन मोमेंटम कर लेना यहाँ पे, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, सीधा है क्वेश्चन एकदम। अब यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन कैसे करोगे? तो ये फॉर्मूला लगाओगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो इक्वल साइन ले लीजिएगा ना, इक्वल साइन ले लीजिएगा, इक्वल टू h/4 कर दीजिए। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ग्रेटर देन इक्वल टू लेने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो डेल्टा एक्स तुम्हारा कितना है, 5 × 10⁻³ इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 × 10⁻³ इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34, और 4 पाई की जगह पे आप क्या लिखोगे, 4 × 3.14। यहाँ से डेल्टा पी कितना आ जाएगा, 6.626 इंटू 10⁻34, और ये आ जाएगा आपका 4 × 3.14 इंटू 5 × 10⁻30 आ जाएगा। यहाँ से डेल्टा पी कैलकुलेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ? डेल्टा पी कैलकुलेट हो जाएगा कि नहीं? और डेल्टा पी किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड में आएगा। तो ये अनसर्टेनिटी का इस तरह का क्वेश्चन होता है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इक्वल टू दिया रहेगा, और पूछेगा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कितना होगा, तो ये बताया जा सकता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू h/4। ओके, ये समझ में आया क्या? बोलो बोलो, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। प्रियांशु बोलो बेटा। यस सर, आ गया। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो। देखो ये सिंपल सा वे है, सिंपल सा वे है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक सिंपल सा वे है जिसकी बेसिस पे आप बता सकते हैं। बोलो, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो हमसे। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। देख लो एक बार, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दिस, देन फाइंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ओके बेटा, अब यहीं पे अगला क्वेश्चन ये से देगा। देखो अब कहेगा, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ फास्ट मूविंग पार्टिकल, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी क्या लिखना है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ फास्ट मूविंग पार्टिकल, uncertainty in position, uncertainty in position of fast moving electron, fast moving electron, fast moving electron is 6.626 into 10⁻27 मीटर ले लो, 10⁻27 मीटर ले लो, ठीक है, या उससे कम ही ले लो, 10⁻16 मीटर ले लो, 16 ही ले लो, चलो 16 ले लो।
तो पूछ रहा है फाइंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, फाइंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, इसको बता पाएंगे आप? Uncertainty in position of fast moving electron is equal to 6.626 into 10 power minus 16 meter. Then find uncertainty in velocity. अब velocity में uncertainty कितनी हो, तो सोचेंगे आप सेम फॉर्मूला। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत आसान है भाई, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कुछ नहीं करना है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच बाई 4 पाई, और डेल्टा वी के टर्म में पूछ रहा है तो एम इंटू डेल्टा वी कर दीजिए इक्वल टू एच बाई 4 पाई, काम खत्म, कुछ भी नहीं करना एक्स्ट्रा आपको। तो करिए एक बार इसको, कैलकुलेशन तो रहेगा भाई इसमें, तो आप नहीं कह सकते कैलकुलेशन सर ज्यादा है, ये आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो कैलकुलेशन तो रहेगा ही ना, कैलकुलेशन तो रहेगा ही। तो करिए इसको एक बार आप खुद से करिए, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल टू एच बाई 4 पाई। सर 1.1 into 10 to the power 24 आ रहा है। तो आसान है ना? यस। डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल टू एच बाई 4 पाई, यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल टू एच बाई 4 पाई। डेल्टा एक्स तुमको पता ही है, और मास इलेक्ट्रॉन का लेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg ना। तो लिख लो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई, और डेल्टा एक्स कितना है 6.626 10 पावर माइनस 16, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू 6.626 10 पावर माइनस 34, और यहाँ क्या लिखोगे बेटा 4 इंटू 3.1। यहाँ से डेल्टा वी कितना आएगा, डेल्टा वी निकाल लो। डेल्टा वी निकल जाएगा, बोलो बेटा बोलो। 6 पॉइंट जो यार बोल नहीं रही हो, यस सर। समझ में आ रहा है ये बात? 6.6 यस सर। और यहाँ आ जाएगा 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31, और किसमें आएगा ये मीटर पर सेकेंड ना, मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, डेल्टा वी मीटर पर सेकेंड आएगा। और यहाँ पे डेल्टा पी निकाले थे ना, केजी मीटर पर सेकेंड लिखना था बेटा, डेल्टा वी पी का यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकेंड, डेल्टा पी जो निकाले थे ना उसका यूनिट क्या होगा केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड लिखो, केजी मीटर पर सेकेंड। लिख लो इसको। तो यहाँ से आ गया डेल्टा वी इज इक्वल टू, ये आ गया आपका मीटर पर सेकेंड ना, डेल्टा वी आ गया मीटर पर सेकेंड। ओके बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक चीज और बता देता हूँ तुम लोगों को, ये देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगर आपसे ये कह दे, आपसे ये कह रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन
uncertainty in position and uncertainty in position and uncertainty in momentum both are equal. Uncertainty in position, uncertain momentum both are equal, then find uncertainty in velocity. इसको बता पाओगे क्या? Uncertainty in velocity in terms of h by 4 pi के टर्म में बताना है आपको। किसके टर्म बताना? h by 4 pi के टर्म में बताना है। बताओ तो, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा आपको, बच जाओगे आप कैलकुलेशन से। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बोथ आर इक्वल, देन फाइंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ h by 4 pi। करो तो एक बार, सभी लोग करें, करके देखिए, बताइए। सर h by 8 pi m। h by 8 pi m आ रहा है। नहीं सर, नहीं सर, गलत हो गया। सर 1 by 2m 1 by 2m root by pi। यस सर। रूट क्या रहा है? 1 by 2m 1 by 2m root under h by pi। ठीक है। 1 by इसमें आप ऐसे करोगे ना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू h by 4 pi, ऐसे ही ना तरीके तो यही यूज करोगे। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h by 4 pi, और डेल्टा एक्स और डेल्टा पी इक्वल है डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h by 4 pi। ये क्या आ जाएगा? डेल्टा पी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा h by 4 pi। तो यहाँ से डेल्टा पी क्या आ जाएगा? रूट अंडर h by 4 pi, और डेल्टा पी होता है m इंटू डेल्टा वी, यही ना बेटा, h by 4 pi अंडर रूट। अब यहाँ से डेल्टा वी क्या आ जाएगा? 1 by m रूट अंडर h by 4 pi। ओके, यही ना होगा? यस सर। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 by 2m रूट अंडर h by pi, यही बोल रहे हो? 1 by 2m रूट अंडर h by pi। यस सर, यही बोल रहा था। 1 by 2m रूट अंडर h by pi। ठीक है, समझ में आया? डेल्टा वी इक्वल टू 1 by 2m रूट अंडर h by pi। लिख लो इसको, एक बार इसको लिख लो। ये समझ में आ गया? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये समझ में आ गया बेटा? क्लियर हो गया ये बात? यस सर। समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी बातें और है यहाँ पे बता दें। एक छोटा सा चीज नोट पॉइंट से बता रहे हैं, उसको देख लो। एक छोटा सा नोट पॉइंट से बता रहे हैं, उसको समझ लो एक बार। अगर मान लो एक लाइट बीम यूज कर रहे हो आप इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है? बात समझना, अगर एक लाइट बीम यूज कर रहे हो
इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, और उस लाइट बीम का वेवलेंथ लेमडा है। ओके, तो बोला जाता है कि जब आप लेमडा से उसको डिटेक्ट कर रहे हो, कोई लाइट बीम को यूज करके उस पोजीशन को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी होता है डेल्टा एक्स होता है, वो उस वेवलेंथ के बराबर होता है, उसी वेवलेंथ के बराबर होता है। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा, अब यहाँ लिखिएगा लाइट बीम इज यूज्ड, और लाइट बीम is used to detect, light beam is used to detect the position of electron, इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को डिटेक्ट करने के लिए लाइट बीम यूज करते हो, देन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी के लिए अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इक्वल टू लेमडा लेना है। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या लेना है, लेमडा। मतलब जो लाइट बीम यूज कर रहे हो आप, लाइट बीम इज यूज टू डिटेक्ट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इक्वल टू लेमडा, उतना ही अनसर्टेनिटी आएगा। मतलब इन्होंने हेजनबर्ग ने बोला अगर आप कोई लाइट बीम यूज करते हो जिसका वेवलेंथ लेमडा है और उसमें इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो होता है वो उसी लेमडा के बराबर होता है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन दिया हो जहाँ पे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ना दिया हो, तो आप उसका लेमडा ले सकते हो। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इक्वल टू लेमडा लीजिए, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इक्वल टू लेमडा। एक पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा मिला आपको कि अगर लाइट बीम यूज करते हो और वहां पे अनसर्टेनिटी नहीं दिया हुआ, लेमडा दिया हुआ है, तो आप अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को वही लेमडा मान लोगे, वही आप क्या कर लोगे, लेमडा मान लोगे। ओके, एक पॉइंट यहाँ से आपको और मिल गया है जिसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस को अब बना सकते हो, पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। इतने ही रिलेटेड क्वेश्चन होता है जहां से सबसे ज्यादा फॉर्मूला जो यूज होता है वो दो ही फॉर्मूला यूज होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई, और डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई। इस तरह से आपका ये फॉर्मूला यूज होता है। और ये एक छोटा सा पॉइंट आपके सामने है, तो आप ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं। और इसी के बाद आपका अगला पार्ट जो हम शुरू करेंगे, जो सेक्शन एफ की बात होगी, वो होगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्योंकि यहीं से थ्योरी जो चली गई प्रोबेबिलिटी पे चली गई, तो प्रोबेबिलिटी की पूरी कहानी जो बताया जाएगा वो बताया जाएगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। पूरा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, पूरा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। तो बनाया जा सकता है, समझा जा सकता है, किया जा सकता है। तो आप ये एक बार देख लेना, तो ये हो जाएगा। बोलो, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बन जाएगा, बताइए। यस सर। तो ठीक है, यस सर। सेक्शन ई पूरा बना लीजिएगा, जो छूट गया था एक एक क्वेश्चन उसमें था, पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी, और मैं अभी आपको एक्सरसाइज 2 का भी क्वेश्चन भेज दूंगा, उन्हें भी आप सॉल्व कर लीजिए। तो कल के क्लास में हम सेक्शन ई डिस्कस करेंगे पूरा पूरा, जो 2 बचा हुआ है वो तो बन ही जाएगा, डिस्कशन में तो रहेगा ही नहीं, डाउट नहीं रहेगा आपको। और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, और सेक्शन ई का जो 2 क्वेश्चन बाकी है अगर वो नहीं बनेगा तो डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, हम होमवर्क भेज देते हैं, पार्ट 1 वाला भेज देते हैं, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 का क्वेश्चन भेज देते हैं, उन्हें आप बनाएं, जो भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस हो। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के साथ, और साथ ही साथ हम यहीं पे आपको लिखवा देंगे ड्रॉबैक ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, ड्रॉबैक ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, उसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो नेक्स्ट क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से ही आगे का पीरियोडिक टेबल भी चलेगा, आगे का केमिकल बॉन्डिंग भी चलेगा। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आप पीरियोडिक टेबल पढ़िएगा, आगे आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़िएगा, तो उनमें आपको यूज दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके बेटा, ओके, बाय बाय, ठीक है ना, बोलो। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सर। कर लीजिएगा इसको।